Hello everyone, welcome to our YouTube channel. I am Amandeep Kaur and today I am here for discussion of important topic which is covering the headlines of newspapers, that is government wants fast approval of new fertilizers. See, जब हम fertilizers की बात करते हैं तो हमें पता है कि this topic is important not just for economy but it is also political question. कैसे हम जानेंगे? हम जानते हैं कि इंडिया में आज भी ज़्यादा पॉपुलेशन रूरल एरियाज़ में रहती है, बहुत से लोग उनका जो एम्प्लॉयमेंट है वो एग्रीकल्चर में है और फर्टिलाइजर्स जो सब्सिडीज़ हैं उसके थ्रू फिजिकल पॉलिसी का भी बहुत बड़ा एक जो रोल है वो प्ले करता है। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे, राइट? क्या है, क्यों अप्रूवल जो फास्ट करना चाहती है, कौन से नए फर्टिलाइजर्स की बात हो रही है, विल टॉक अबाउट दैट। सबसे पहले समझते हैं द कंटेक्स्ट इज सिंपली कि जो इंडिया है दैट इज एंटरिंग पोस्ट यूरिया एरा। सो अगर इंडिया में सब्सिडी की बात करें स्पेसिफिकली फर्टिलाइजर्स, तो आपको पता होगा फूड के बाद सबसे ज़्यादा अगर सब्सिडी सरकार देती है तो फर्टिलाइजर्स को देती है। फर्टिलाइजर्स में भी हम दो तरीके का पढ़ते हैं, एक यूरिया बेस्ड जो फर्टिलाइजर्स हैं, ठीक है, जहाँ पे मेनली नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और जो पोटाशियम से फोकस करा जाता है। तो वहाँ पे क्या है, मेन जो यूरिया है, राइट, उस पे सरकार डायरेक्ट जो है बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू क्या करती है, सब्सिडीज देती हैं, ठीक है, सब्सिडी डायरेक्ट मिलती है यूरिया। जो नॉन यूरिया बेस्ड जो फर्टिलाइजर्स है ना, उनके लिए एक स्कीम है न्यूट्रेंट बेस्ड सब्सिडी, ठीक है, कि जो भी एनपीके, सल्फर, इनकी न्यूट्रेंट के बेसिस पे पर केजी के हिसाब से जो है वो सब्सिडी दी जाती है। सो इंडिया में बहुत ही हेविली सब्सिडाइज्ड है फर्टिलाइजर्स, राइट, एंड उनके अगर नए फर्टिलाइजर्स की बात करें तो उनका जो रेगुलेशंस है, अप्रूवल्स हैं, वो बहुत ही स्लो हैं। तो ये कुछ दिक्कतें हैं जिनका सोल्यूशन सरकार ढूंढने की कोशिश कर रही है। ऐसी जो बात हो रही है ना कि जितने भी फर्टिलाइजर्स हैं उनको जो नए फर्टिलाइजर्स आ रहे हैं उनकी जो अप्रूवल है उसको फास्ट अप करना है। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज नहीं है, बेसिकली हम समझ सकते हैं कि जो इंडिया की फिलॉसफी है इन एग्रीकल्चर, उसमें शिफ्ट देखने को मिल रहा है टुवर्ड्स क्रॉप न्यूट्रिशन। हम एफिशिएंसी की ओर जाना चाह रहे हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा क्रक्स है, बाकी इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। हाँ जी, तो यहाँ पे देखेंगे द हिडन क्राइसिस, द इंडियाज सब्सिडी ट्रैप। जैसे मैंने पहले बताया, फूड के बाद सबसे ज्यादा अगर सब्सिडी किसी को दी जाती है दैट इज द फर्टिलाइजर सेक्टर, राइट। अब यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे सपोर्ट शुरू हुआ था बट स्ट्रक्चरल बर्डन में कन्वर्ट हो चुका है। ये बात WTO पे भी होती है, ठीक है, आपने बॉक्सेस के बारे में पढ़ा होगा। हाँ जी, अब अगर आप यहाँ पे थोड़ा डाटा देखोगे, अगर 2021 से मूव करोगे द लेटेस्ट 2026, कितना 3.4 लाख करोड़ रुपीस इज जस्ट फॉर फर्टिलाइजर सब्सिडी। अब इस चीज से प्रॉब्लम क्या है, इतना ज्यादा अगर पैसा इस चीज पे लग रहा है तो दिक्कत क्या है। देखिए, अगर ज्यादातर फिजिकल जो एक्सपेंडिचर है वो होगा ही किस पे, फर्टिलाइजर्स पे, तो इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो जो बाकी सेक्टर्स हैं जैसे R&D है, अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करूं, इनोवेशन की हम बात करें, ठीक है, एक्सटेंशन की बात करें, तो वहाँ पे तो क्राउड आउट हो गया ना, कि वहाँ पे तो आप फोकस नहीं कर पा रहे। आपका फार्म में जो एफिशिएंसी लेके आनी थी, इनोवेशन, वो तो खत्म है। आप सिर्फ सब्सिडीज दे रहे हो फर्टिलाइजर्स की और जो है प्रोडक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हो, एफिशिएंसी पे हम काम ही नहीं कर रहे। ये दिक्कत आएगी या नहीं आएगी, ठीक है, तो ये प्रॉब्लमैटिक है। बाकी सेक्टर्स सफर करेंगे ओवरऑल अगर हम एक ही सेक्टर पे सब्सिडीज पे फोकस करते जाएं, ठीक है। होप यू आर गेटिंग दिस थिंग, ठीक है जी। उसके बिना फर्टिलाइजर्स जो हैं वो मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। अगर इंपोर्ट करते हो तो ग्लोबल जो सप्लाई है उसकी वल्नरेबिलिटी रहेगी। जो कंटेक्स्ट हम समझ रहे हैं, हमने पहले ही बात की थी, वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट की वजह से प्राइस जो है वो ओवरऑल राइज कर रहा है, राइट। तो ये दिक्कत है अगर हम एक्सपेंडिचर की बात करें। जो अभी हमने बात करी, सो वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट, ये टॉपिक हम डिस्कस कर भी चुके हैं। ओवरऑल जो हम जितने भी फर्टिलाइजर्स हैं यूजुअली हम उनको इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि यू कैन टॉक अबाउट डायमोनियम फोस्फेट है, पोटाश है, रॉक फोस्फेट है, अमोनिया है, सल्फर है, हम यूजुअली इनको इंपोर्ट करते हैं। अब हमें पता है, आज का भी आपने न्यूज़ सुना होगा कि जो अटैक हुआ है ऑन दी इंडियन शिप्स, वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट की वजह से शिपिंग रूट्स, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सब जो हैं वो डिस्टर्ब हुए हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम्स बढ़ चुके हैं, इनपुट प्राइस बढ़ चुका है, ओवरऑल इन्फ्लेशन देखने को मिली है, ठीक है, और जो ग्लोबल अवेलेबिलिटी है वो डिस्टर्ब हुई है, राइट। तो फर्टिलाइजर्स का जो इंपोर्ट है वो तक सफ़र कर रहा है, ओवरऑल ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मतलब आपका बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स पे जो डिपेंडेंस है वो प्रॉब्लमेटिक है, ये हम बात समझ पा रहे हैं। अब फर्टिलाइजर्स में भी आगे दिक्कत कौन सी है, सबसे बड़ी NPK बैलेंस, ठीक है, जिनको प्राइमरी हम सेकंड जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं जो प्लांट्स को चाहिए होते हैं, दैट इज नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड पोटाशियम। इसकी आइडल रेशो होती है 4:2:1, ठीक है, इतने में होने चाहिए। बट
इसकी तो अगर आप देखोगे ना नंबर जितना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा है, और ये बहुत कम है अभी। अगर आप पंजाब की बात करोगे तो वो 29 पॉइंट समथिंग तक जाएगा। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो यूजुअल जो आइडल एनपीके का रेशियो है उसे बहुत ज़्यादा अमाउंट में हम यूज कर रहे हैं फर्टिलाइजर्स, मेनली नाइट्रोजन। ठीक है, अब ये हम क्यों कर पा रहे हैं? अगर ज्यादा फर्टिलाइजर्स यूज हो रहा है तो मतलब वो ज्यादा अवेलेबल है। ज्यादा अवेलेबल किसकी वजह से है? सब्सिडी की वजह से। ठीक है, तो यही बात बोल रहे हैं कि भाई जो यूरिया है वो हेविली सब्सिडाइज्ड है, जिसकी वजह से ओवर यूज हो जाता है नाइट्रोजन, मेनली फार्मर्स उनको यूज करते हैं। बाकी जो सेकेंडरी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हम मानते हैं, पोटाशियम है, सल्फर है, मैग्नीशियम है, इन चीज़ों पे फोकस नहीं करा जाता। हम मेन एनपीके में भी नाइट्रोजन पे सबसे ज़्यादा फोकस है। तो न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस हमें देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से हम जानते हैं कि सोइल डिग्रेड होती जा रही है। ठीक है, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही है, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे प्लांट्स में। ठीक है, ओवरऑल इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हमने को देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो दैट इज द प्रॉब्लम वी आर फेसिंग एज फार एज फर्टिलाइजर्स आर कंसर्न्ड। अब एक और प्रॉब्लम ये है कि हम प्रोडक्शन पे काम कर रहे हैं, एफिशिएंसी पे नहीं। और इसका मतलब ये नहीं है कि जितना बढ़िया फर्टिलाइजर्स आप यूज करोगे उतना ज़्यादा जो है वो प्रोडक्शन एफिशिएंसी बढ़ेगी। दैट आर नॉट, यू कैन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नो डाउट ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं, फर्टिलाइजर्स आए, हाई यील्ड सीड्स आए, प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, बट नाउ द थिंग्स आर चेंजिंग, द सिचुएशन इज चेंजिंग, वी वांट टू मूव टुवर्ड्स क्लाइमेट इन एग्रीकल्चर। सो बेसिकली दे आर सेइंग दैट फर्टिलाइजर्स ज़्यादा का मतलब ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं होता, एफिशिएंसी नहीं होता। उन्हें डाटा दिया है कि हम यूरिया की बात करें, सिर्फ यूरिया यूज़ कर रहे हो तो न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी कितनी है? 30 to 40% है। अगर डीएपी यूज़ कर रहे हो 15 to 20% है। अगर आप कंट्रोल्ड रिलीज जैसे नैनो यूरिया, ठीक है, नैनो कोटेड यूरिया, वो यूज़ कर रहे हो तो एफिशिएंसी देखो 6 to 70% राइज कर गई। अगर आप जो वाटर सॉल्युबल फ्लूइड्स हैं, फर्टिलाइजर्स लिक्विड बेसिस, वो यूज़ करते हैं तो कितनी है? 80 to 90%, राइट। ये क्यों समझाना चाह रहे हैं? देखो, जो नॉर्मल फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं ना वो बहुत कम यूज़ करता है प्लांट, बाकी तो लीच हो जाता है। अमोनिया वोलेटाइल है, वैसे वो एटमोसफेयर में चला जाता है, तो वेस्टेज बहुत ज़्यादा है, फिर वो रन ऑफ होता है, वो पानी में जाता है, सॉइल डिग्रेड होती है, वी ऑल अंडरस्टैंड। तो ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का मतलब ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं होता। बेटर फर्टिलाइजर्स यूज़ के लिए आपको फर्टिलाइजर्स अच्छे चाहिए। यू हैव टू मूव फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ जो ट्रेडिशनली हम यूज़ करते आ रहे हैं। ठीक है जी, होप यू आर गेटिंग दिस थिंग। उसके बाद अब नए फर्टिलाइजर्स बन नहीं रहे? बिल्कुल बन रहे हैं। नैनो यूरिया, नैनो फर्टिलाइजर्स, बायो फर्टिलाइजर्स, कार्बन बेस्ड फर्टिलाइजर्स, बायोचार, देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस। आज भी हम कुछ पर्टिकुलर फर्टिलाइजर्स के बारे में बात करेंगे, राइट। अब यहाँ पे हमें ये जानना है कि ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि अगर इतने अच्छे फर्टिलाइजर्स बन भी रहे हैं तो मार्केट में पहुँच क्यों नहीं रहे, या फिर फार्मर्स तक पहुँच क्यों नहीं रहे? तो वो हम समझने की कोशिश करते हैं। दे आर सेइंग कि जो टास्क है या जो प्रोसेस है रेगुलेशंस का, वही बड़ा टफ है। कैसे? सबसे पहले मान लो कि कंपनी है, कंपनी ए, ठीक है, उन्होंने कोई पर्टिकुलर जो फॉर्मूला है, न्यू प्रोडक्ट R&D उस पर करा है और डेवलप करा। उसके बाद जो डोजेज है, मतलब जो पूरा डॉक्यूमेंट है, वो एक पर्टिकुलर जो कंपनी है वो सबमिट करेगी रेगुलेटर्स को। रेगुलेटर्स क्या करेंगे? फिर जो रिव्यू अथॉरिटीज़ होंगी, है ना, रिव्यू कमिटीज़ होंगी, वो प्रॉपरली प्रोडक्ट को रिव्यू करेंगी, चेक करेंगी। उसके बाद ट्रायल चलेंगी, मल्टीपल लोकेशन जो ICAR है, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, वो अलग अलग जगह पे पर्टिकुलर टाइप ऑफ जो फर्टिलाइजर्स हैं उनको क्या करेगा? चेक करेगा। उसके बाद दो जो क्रॉपिंग सीजन्स हैं उनमें प्रोडक्ट को इवेल्युएट करा जाएगा, राइट, जो आपका राबी एंड खारिफ है। एंड उसके बाद जो सेंटर फर्टिलाइजर्स कमेटी अप्रूवल देगी, राइट, रिव्यू करने के बाद, उसके बाद मार्केट में अवेलेबल होगा। देखने को लग रहा है कि ठीक है, इट्स अ प्रॉपर प्रोसेस, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 7 यू कैन डू दैट, but understand this whole process is taking how much days? Just 800 days और 800 plus days, ठीक है। तो इतना टाइम लगता है एक फर्टिलाइजर्स को लाइक प्रॉपरली सक्सेसफुली मार्केट में आने के लिए, 800 डेज। अब अगर इसी डाटा को आप बाकी देशों के साथ कंपेयर करो तो यू विल सी द डिफरेंस। सी, इंडिया में 800 प्लस डेज, USA में 90 डेज, जापान EU में 80 डेज, ऑस्ट्रेलिया में 20 डेज, वियतनाम में जस्ट 15 डेज लगते हैं। अगर इतना वक्त लगेगा किसी नए फर्टिलाइजर्स को प्रूव होने में, तो क्या आपको लगता है कि टेक्नोलॉजी अप टू डेट रहेगी? वो आउटडेट हो जाएगी? क्या कोई भी नए स्टार्टअप्स हैं, कंपनीज हैं, क्या वो पैसा इन्वेस्ट करेंगी कि जब तक वो इन्वेस्ट करेंगी 800 डेज के बाद उनको कोई रिजल्ट मिलेगा? तो ओवरऑल इनोवेशन तो आपने कम कर दी। आर यू गेटिंग? तो ये दिक्कत है। तो कोई भी जो कंपनीज हैं, स्टार्टअप्स हैं, वो इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। ऑल्दो दे आर सेइंग बैक ऑफ द थिंग
एक रेवोल्यूशन तो आ रहा है, मींस फर्टिलाइजर्स में हम बेटर ऑप्शंस देखने को मिल रही हैं। जैसे उन्होंने 2015 की बात करी है कि इंडिया ने इंट्रोड्यूस करा था जर्नल स्पेसिफिकेशंस फॉर वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स। ठीक है, उन्होंने बोला कि जो वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स हैं अगर वो न्यूट्रिएंट स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं, कोई भी कंटामिनेशन लिमिट क्रॉस नहीं कर रहे और प्रॉपर लेबलिंग है, ठीक है, तो वो मार्केट में जल्दी एंटर हो सकते हैं। उनके लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन करा गया था, जिसकी वजह से वाटर सॉल्युबल जो फर्टिलाइजर्स हैं उनकी अडॉप्शन बढ़ गई। इसी जो मॉडल है उसको फर्दर गवर्नमेंट लेके जाना चाहती है कि रेगुलेशंस को बेटर करके कैसे हम नए नए जो फर्टिलाइजर्स हैं वो मार्केट में लेके आ सकते हैं। ठीक है, एंड ओवरऑल अगर फिलॉसफी समझने की कोशिश करो, ओल्ड मेथड वॉज इनोवेशन करिए आपने, ओके, बट फर्स्ट वी विल चेक दैट। ठीक है, उसको अच्छे से देखेंगे, वेरियस स्टाइल्स होंगी, उसके बाद जो भी आपका फर्टिलाइजर है वो अप्रूव होएगा। ठीक है, सो हम लोगों ने क्या करना है, एफिकेसी चेक करनी है एंट्री के पहले, एंड इट मीन्स कहीं ना कहीं लग रहा था कि गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू कंट्रोल द इनोवेशन। नाउ द न्यू मॉडल ऑफ गवर्नमेंट इज सेइंग इफ यू आर fulfilling the basic criteria, just enter the market, हम पोस्ट उसके जो रिजल्ट्स हैं वो चेक कर लेंगे। ठीक है, सो मीट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एंड जो डिस्क्लोज कर दो जो भी क्लेम्स हैं, उसके बाद गवर्नमेंट आपको मॉनिटर करेगी आफ्टर योर एंट्री। अब इसके प्रो कॉन्स दोनों होंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं अप्रूवल तो फास्ट हो जाएगा, बट प्रॉब्लम हो सकती है कि फॉल्स क्लेम्स बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। तो ये मतलब दोनों चीज़ें रहेंगी, बट कहीं ना कहीं जो आपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो आपने सोचा है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं ऑफ न्यू फर्टिलाइजर्स, एक बार देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट है वाटर सॉल्युबल, जैसे मैं बता रही थी, जो पानी में प्रॉपर्ली डिजोल्व हो सकता है थ्रू ड्रिप इरिगेशन। एग्जैक्ट जो पर क्रॉप पर ड्रॉप वाला कॉन्सेप्ट है उसमें फर्टिलाइजर्स फर्टिगेशन हो सकती है। यहाँ पे एग्जांपल्स हैं कुछ, जैसे IFFCO का है वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर, MC हैफा मल्टी की है। ठीक है, तो एक दो एग्जांपल्स हमें पता होनी चाहिए। अगर लिक्विड फर्टिलाइजर्स की बात करें, वो क्या है कि बेटर जो है उनका जो डेफिशिएंसीज हैं उनको करेक्ट कर सकते हैं, ओवरऑल उनमें मिक्सचर बढ़िया बन सकता है। जैसे नैनो यूरिया लिक्विड है, ठीक है, और कोरोमंडल ग्रोमर लिक्विड है, तो जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनके बेटर एब्जॉर्प्शन हो सकता है। नैनो फर्टिलाइजर्स हम सब जानते हैं, नैनो स्केल पे जाके नैनो फर्टिलाइजर्स की आगे बहुत टाइप्स होती हैं, नैनो कोटेड यूरिया, नैनो मटीरियल के बेसिस पे 1 to 100 नैनोमीटर स्केल पे इतना छोटा जो बल्क पार्टिकल का जो ऑपोजिट बनाया जाता है, अल्टरनेटिव्स बनाए जाते हैं। तो मल्टीपल टाइप नैनो फर्टिलाइजर्स, जैसे नैनो यूरिया, आपने नैनो कोटेड यूरिया आपने सुना होगा। तो उसका मतलब क्या है कि बेस्ट थिंग रिलेटेड टू नैनो कोटेड यूरिया इज इट हेल्प्स इन स्लो रिलीज ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, कि अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट एकदम से न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो सॉइल में मिक्स नहीं होते, तो लीचिंग होने के चांसेस जो कम होते हैं, तो एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है और कंट्रोल्ड रिलीज होता है न्यूट्रिएंट्स का। ठीक है जी, उसके बिना अगर हम बात करें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, तो जो हिडन हंगर कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना हम लोग इन ह्यूमंस ऑल्सो, तो प्लांट्स में जैसे मैंने पहले बताया था आप मेनली NPK फोकस कर रहे हो, उसके बिना और भी बहुत न्यूट्रिएंट्स हैं जो चाहिए प्लांट्स को, राइट, मैग्नीशियम है, यू कैन टॉक अबाउट सल्फर, राइट। सो पिन पॉइंट जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए उन्हीं पे ज़्यादा फोकस करा जाता है। एंड देयर आर बायोस्टिमुलेंट्स, ठीक है, मतलब जब आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हो टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ प्लांट्स, यू कैन टॉक अबाउट सीवीड एक्सट्रैक्ट्स, यू कैन टॉक अबाउट फंजाई, राइट, जो यहाँ पे मल्टीपल एग्जांपल्स दी हुई हैं। ओवरऑल बस ये हम समझना चाह रहे हैं कि देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ अदर फर्टिलाइजर्स विच कैन जस्ट हेल्प इन द एक्चुअल इंक्रीज इन द एफिशिएंसी, एंड कहीं ना कहीं जो बजट पे प्रॉब्लम है, जो सब्सिडी बर्डन है, वो भी कम कर सकते हैं अगर इनका अप्रूवल अच्छा हो जाए, जो गवर्नमेंट बोल रही है फास्ट करने की कोशिश जो है वो कर रही है। ठीक है जी, अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात है, द पॉलिटिकल इकोनॉमी क्वेश्चन। जैसे मैंने बोला, अब देखो जो रिफॉर्म्स की बात हो रही है वो आज से तो नहीं हो रही, बहुत सालों से हो रही है। ऐसा क्या है कि रिफॉर्म्स को इतना लेट हो कर रहे हैं इन केस ऑफ फर्टिलाइजर्स? उसका आंसर पॉलिटिकली जो कंडीशन चीज़ें हैं उनमें है। हाउ सी फर्टिलाइजर्स जो हैं दे आर पोलिटिकल बिकॉज सब्सिडीज अफेक्ट फार्मर्स। अगर फार्मर्स के केस में सब्सिडीज आप कम कर दोगे तो उनके लिए दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, वो एंटी फार्मर माना जाएगा, उस जगह पे प्रोटेस्ट तक हो सकते हैं, जो प्रॉब्लम चल भी रही है अगर आप न्यूज़पेपर्स को फॉलो करते हो। ठीक है जी, तो कहीं ना कहीं फार्मर्स अगेन दे आर पार्ट ऑफ द बिगर वोट बैंक, राइट। तो कोई भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट इतनी जल्दी फर्टिलाइजर्स में रिफॉर्म्स लेके नहीं आएगी। अगर फर्टिलाइजर्स महंगे हो जाएंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और फार्मिंग महंगा हो जाएगा,
तो प्राइस अगर ज़्यादा होएगा तो ओवरऑल सीरियल्स जो भी हम फूड प्रोडक्ट्स खाते हैं वो ओवरऑल महंगे हो जाएंगे, तो पूरी की पूरी इकोनॉमी में फूड इन्फ्लेशन आ सकता है। फिजिकल डेफिसिट्स में क्या है, एक तो वैसे ही फाइनेंशियल बर्डन है सब्सिडीज़ का, उसके बिना अगर एक ही सेक्टर में सब्सिडीज ज़्यादा जाएंगी तो ओवरऑल बाकी सेक्टर्स पे, इनोवेशंस पे, स्कूल, हेल्थ केयर हम ज़्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं कि हाउ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स इज बेसिकली इकोनॉमिकल एज वेल एज पोलिटिकल क्वेश्चन, और रिफॉर्म्स को लेट होने का मतलब क्या है। होप यू आर गेटिंग। हाँ जी, अब एक और चीज़, अगर ये जो अप्रूवल की हमने बात करी, नए नए जो फर्टिलाइजर्स हैं उनका अप्रूवल फास्ट हम करना है, उसके फ़ायदे नुकसान क्या हो सकते हैं। सब्सिडी बर्डन कम हो जाएगा, न्यूट्रिशंसी हम बढ़ा लेंगे, इनोवेशन इकोसिस्टम को बेटर करेंगे, फार्म इनकम्स बढ़ेंगी, और जो इंपोर्ट पे डिपेंडेंस है, जो प्रॉब्लम हो जाती है ग्लोबल सप्लाई डिस्ट्रप्शन की वजह से, उसको हम थोड़ा कैटर कर पाएंगे। नुकसान क्या है, वीक पोस्ट मार्केट सर्विलेंस, ठीक है। अभी नए फर्टिलाइजर्स का ओवरऑल इम्पैक्ट इन मार्केट क्या होगा, बिकॉज दैट विल नॉट बी रेगुलेटेड लाइक थ्रू सब्सिडीज एनी अदर थिंग, वो क्या होगा हमें नहीं पता। फॉल्स क्लेम कर सकती हैं स्टार्टअप्स एंड कंपनीज, जो ओवरऑल इम्पैक्ट कर सकता है फूड सिक्योरिटी तक को। तो चैलेंज एक तो ये है, राइट। क्वालिटी कंट्रोल चैलेंजेस, ये प्रॉब्लमेटिक रहेगा, रेगुलेशन इसका करना, और हमें टेस्टिंग लैब्स बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए, ठीक है। ऐसे ही हम फर्टिलाइजर्स को यूज नहीं कर सकते। सो सी कंटेक्स्ट क्या है, दिस टॉपिक जो लाइक वट एवर वी हैव डिस्कस्ड, इट नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द फर्टिलाइजर थिंग, it is giving you the overall picture of Indian agriculture. The green revolution time period was like we want to increase the production. Now the time period is we want to increase efficiency. So basically एक ये तरीका अगर प्रॉपरली ये सक्सेसफुली विदाउट एनी प्रॉब्लम सक्सेसफुली ये अगर इम्प्लीमेंट होता है, तो कहीं ना कहीं हम इनपुट इनरिच्ड जो एग्रीकल्चर है उसको छोड़कर नॉलेज बेस्ड एग्रीकल्चर की ओर जा रहे हैं। अगर प्रॉपरली इम्प्लीमेंट होता है तो ठीक है, तो ओवरऑल जो एग्रीकल्चर है उस पर इम्पैक्ट होने वाली बात है। और जब एग्रीकल्चर की बात आती है तो इंडिया का बहुत बड़ा हिस्सा इस पे डिपेंडेंट है, और ओवरऑल हमारा फूड इज डिपेंडेंट ऑन दैट फार्मर्स, राइट। दैट्स व्हाई दिस टॉपिक हैज इमेंस पोटेंशियल। व्हाट डू यू पीपल थिंक? प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।